हेलो स्टूडेंट्स, आज अब हमारा टॉपिक है इकाई या लागत निर्धारण, एकल इकाई का या उत्पादन लागत निर्धारण, यूनिट और सिंगल और प्रोडक्शन कॉस्टिंग। ये लागत निर्धारण की विधि उस जगह पर काम में आती है जहां पर एक ही समान किस्म की वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। समान किस्म का, एक ही प्रकार की इकाई का, और अगर एक ही प्रकार की इकाई का उत्पादन नहीं हो रहा तो उसी की विभिन्न किस्म के उत्पादन हो रहा है। जैसे अगर हम मान लें कि कागज बनाया जा रहा है तो अलग अलग जीएसएम के कागज ही बन रहे हैं वहां पर। सीमेंट बनाई जा रही है तो अलग अलग ग्रेड की सीमेंट ही बन रही है वहां पर। तो समान इकाई बनाई जा रही है या उसी प्रकार की अन्य किस्मों उत्पादित की जा रही है। जहां पर ऐसा उत्पादन किया जा रहा है वहां पर यूनिट कॉस्टिंग लागू होती है। प्राय चीनी मिल, अलग अलग ग्रेड की जो शक्कर होती है उसके कारण कागज मिल उसमें काम में आता है। ऐसे ही ईंट निर्माण में, सीमेंट निर्माण में इसको काम में लेते हैं। जहां पर अगर आप कागज के यूनिट देखें तो प्रति रिम के आधार पर उसका लागत का निर्धारण होता है। सोना उद्योग देखें, गोल्ड वाला, तो उसमें प्रति 10 ग्राम या प्रति ग्राम के आधार पर अलग अलग ग्रेड का सोना हो सकता है। ऐसे ही चांदी उद्योग में ये उपयोग में लाई जा सकती है। तो यूनिट कॉस्टिंग का प्रयोग, वापस से अगर अपन दोहराएं इसको, तो यूनिट कॉस्टिंग का प्रयोग वहां किया जाता है एक जहां पर एक समान प्रकार की इकाई का उत्पादन हो रहा है या उसी प्रकार के कई किस्मों के उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा है। जब हम लागत निर्धारण की बात करते हैं तो यूनिट कॉस्टिंग में ऐतिहासिक लागत के आधार पर साधारण लागत पत्र बनाया जा सकता है जिसमें कि कॉस्ट प्रत्येक इकाई की लागत दर्ज हो और प्रत्येक स्तर पर उसकी लागत दर्ज हो। इसके आधार पर कुल लागत ज्ञात की जाए। या तुलनात्मक लागत पत्र बनाया जाता है विभिन्न उत्पादों के लिए कंपेयर करते हुए। एक ही शीट में दो या दो से अधिक उत्पादों के लिए कॉस्ट कंप्यूटेशन हो रही हो, या दो अवधियों के लिए कि पिछली अवधि की कॉस्ट भी वहां पर दर्शा रखी हो और आने वाली अवधि की कॉस्ट भी वहां पर दर्शा रखी हो। तुलनात्मक लागत पत्र बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से निविदा लागत पत्र कि अगर हमें कोई कोटेशन कोट करना हो, टेंडर प्राइस बतलाना हो, तो अनुमानित लाभ उसमें ज्ञात करते हुए टेंडर प्राइस वो टेंडर प्राइस वास्तव में तो हम जब उत्पादन की बात करते हैं तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। जब अपन कोट करते हैं तो वही टेंडर प्राइस कहलाएगा। तो टेंडर प्राइस कोट करने के लिए लागत पत्र बनाया जा सकता है। और इसी प्रकार से उत्पादन खाता भी बनाया जाता है जिसमें कि विभिन्न लागत के विभिन्न स्तरों पर जो कॉस्ट होती है वो उसमें ज्ञात हो जाती है। जैसे मूल लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, बेचे गए माल की लागत, उसके बाद में सकल लाभ ज्ञात करने के लिए और शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए 6 हिस्से प्राय उत्पादन खाते के होते हैं। इस प्रकार से उत्पादन खाता भी बनाया जा सकता है। तो आज हम इसको कैसे लागत की गणना की जाती है इसको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं। एक हमें प्रश्न दिया हुआ है कि गत वर्ष में कोई कंपनी 500 इकाइयों का उत्पादन करती थी। इतना उत्पादन जब 500 इकाइयों का किया तो उसमें मटेरियल की कॉस्ट लगी 1,20,000, डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट लगी 60,000, डायरेक्ट चार्जेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 रुपए के। ये WOH लिखा हुआ है, वर्क्स ओवरहेड। कारखाना ऊपरी व्यय 70,000 रुपए के, ऑफिस ओवरहेड 28,000 रुपए के, सेलिंग ओवरहेड 32,000 रुपए के और प्रॉफिट से कमाया 48,000 रुपए का। अगर ये सारी लागतें हम जोड़ लें तो ये आती है 3,20,000 रुपया। 3,20,000 रुपए की लागत और 48,000 रुपए का प्रॉफिट। गत वर्ष में ऐसा हुआ। अगर हमें लागत कैसे ज्ञात करनी है, केवल ये उत्पादन दे दिया जाए कि आने वाले वर्ष में इतना उत्पादन होगा तो आपको ये मैं पहले बता दूं, पहले भी हमने वीडियो में देखा हुआ है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है ये सारी उत्पादन के अनुपात में पूर्णतः परिवर्तनशील है और उत्पादन के अनुपात में परिवर्तित होती है। अगर हमें
कौन सी लागत इस प्रकार का बिहेव करेगी, उसमें क्या परिवर्तन होगा, ये प्रश्न में नहीं दे रखा हो तो हम इसको अनुपातिक आधार पे परिवर्तित कर लेंगे। वर्क्स ओवरहेड है ये डायरेक्ट वेजेस के आधार पर परिवर्तित हो जाएंगे, जिस अनुपात में वेजेस बदल रहे हैं उसी अनुपात में ये बदल जाएंगे। ऑफिस ओवरहेड की नेचर प्रायः स्थायी होती है, तो समय पर आधारित होते हैं चूंकि ये, तो ये स्थायी रह जाएंगे, उत्पादन घटने या बढ़ने पर अप्रभावित रह जाएंगे। और सेलिंग ओवरहेड जो है वो सेल्स के ऊपर आधारित होते हैं, कितनी इकाइयां वास्तव में बेची गई है, तो उस बेची गई इकाइयों के अनुपात में इसको परिवर्तित करते किन्हीं भी प्रकार के उत्पादन का किसी 500 से कम या ज्यादा जो भी उत्पादन किया जाना है भविष्य में उसकी लागत ज्ञात कर सकते हैं। परंतु अगर प्रश्न में हमें सूचना दे रखी है तो उस सूचना का प्रयोग करते हुए जहां पर सूचना का अभाव है वहां पर इन नियमों का प्रयोग करते हुए हम लागत को ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न में सूचना दे रखी है, मैं पहले बीच में से एक सूचना पढ़ रहा हूं, उत्पादन 2500 इकाइयों का होगा, आने वाली अवधि में 2500 का होगा। अभी हमने 500 इकाइयों की उत्पादन लागत यहां पर देखी है। 50% कारखाना उपरिव्यय उत्पादन के साथ परिवर्तित होगा, तो जब भी हम कारखाना उपरिव्यय लिखेंगे 2500 इकाइयों की कैलकुलेशन करेंगे तब उसमें ध्यान रखेंगे कि 50% जो वर्क्स ओवरहेड है वो उत्पादन के अनुपात में परिवर्तित होंगे, यानी कि वेरिएबल है ये 50%। फिर दूसरा अपने को दे रखा है 60% विक्रय उपरिव्यय विक्रय के साथ परिवर्तित होंगे, तो ये भी वेरिएबल है 60% सेलिंग ओवरहेड। फिर उसके बाद में अपने को दे रखा है प्रत्यक्ष श्रम प्रति इकाई 20% कम लगेगी, तो अभी जो प्रत्यक्ष श्रम प्रति इकाई लग रहा है वो अब 20% से कम हो जाएगा। ऐसे ही स्थायी कारखाना उपरिव्यय 30,000 से बढ़ेंगे। 50% कारखाना उपरिव्यय तो परिवर्तित थे, जो शेष रहे वो 50% कारखाना उपरिव्यय उसमें 30,000 रुपए अमाउंट में वृद्धि हो जाएगी। फिर अपने को दे रखा है कार्यालय उपरिव्यय ऑफिस ओवरहेड तथा स्थायी विक्रय उपरिव्यय 60% तो परिवर्तनशील थे विक्रय उपरिव्यय, बचे हुए 40% की बात कही गई है। ये 40% विक्रय उपरिव्यय प्रत्येक में 25% की वृद्धि होगी, तो जो अमाउंट आ रहा है उसमें 25% की हम वृद्धि कर देंगे। अन्य कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है, यानी कि मटेरियल के बारे में और कोई भी परिवर्तन नहीं है, और डायरेक्ट वेजेज या डायरेक्ट चार्जेस के बारे में कोई और सूचना नहीं है। इसका मतलब ये अपनी नेचर के हिसाब से ही यहाँ पर चलेंगे, दोनों वेरिएबल हैं तो उत्पादन के अनुपात में परिवर्तित हो जाएंगे। अपने को जो ज्ञात करना है वो न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित करना है, ताकि ये जो वृहद स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है 500 से सीधा 2500 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, वो सारा का सारा बाजार में आसानी से बेचा जा सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो वर्तमान में जो लाभ की दर है जो अभी व्यवसाय कमा रहा है उसी दर से हम फिर लाभ जोड़ देंगे और जो प्राइस आएगा उसके आधार पर सेलिंग प्राइस डिटरमाइन हम कर लेंगे। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। आप यहाँ कॉस्ट शीट बनाते समय जो भी वर्किंग्स है वो कॉस्ट शीट के अंदर भी दे सकते हैं और अलग से भी दे सकते हैं। मैं यहां पर अंदर ही कैलकुलेशन कर रहा हूं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग की परिभाषा थी उस परिभाषा में हमने क्या सीखा था कि लागत के प्रत्येक स्तर पर कुल और प्रति इकाई लागत ज्ञात करने का काम लागत लेखांकन का है, तो वही यहां पर हम करने जा रहे हैं। यहां पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे और यहां पर टोटल अमाउंट लिख लेंगे, और जो टोटल है वो इकाइयां इस बार प्रश्न में दे रखी है 2500 इकाइयों के लिए उत्पादन करेंगे। पर्टिकुलर्स या कॉस्ट एलिमेंट, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो 1,20,000 रुपया प्रश्न में दे रखा है। कितनी इकाइयों के ऊपर? 500 इकाइयों के ऊपर। तो प्रति इकाई कितना हो गया इसमें, इसका अगर अपन भाग दे लें तो 240 रुपया प्रति इकाई हो गया। प्रश्न में इसमें कोई परिवर्तन नहीं कहा गया है।
तो अब हम बनाएंगे 2500 इकाइयां। तो 2500 इकाइयों की लागत यहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। प्रति इकाई तो वापस ये 240 रुपया प्रति इकाई यहीं पर आ जाएगा, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट गुणा करने पर आएगा 6 लाख रुपया। डायरेक्ट वेजेस की बात करें तो पहले तो यही कि अगर वेरिएबल इसकी नेचर है तो कैसे होना चाहिए। 60,000 रुपया लगता है 500 इकाइयों के ऊपर, तो 120 रुपया प्रति इकाई वेजेज की कॉस्ट होती है। और वेजेज में अपने को प्रश्न में क्या रखा है, प्रति इकाई 20% से कम हो जाएगी। ये हम सूचना का उपयोग कर रहे हैं, 20% से कम हो जाएगी। तो इसमें से लेस कर दें, रिड्यूस या डिक्रीज बाई 20%। 120 का 20% 24 रुपया। तो अब 96 रुपया प्रति इकाई के हिसाब से ये कॉस्ट लगेगी, और 2500 इकाइयों के ऊपर कितनी लगेगी। तो 96 रुपया तो प्रति इकाई की लागत है, और 2500 से इसको 96 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2,40,000 रुपया आ जाएगा। ऐसे ही डायरेक्ट चार्जेस की बात करें तो प्रश्न में इसके संदर्भ में कोई सूचना यहां पर नहीं है। 10,000 रुपए लगते हैं 500 इकाई के ऊपर, एक इकाई पर 20 रुपया लगता है। 2500 इकाइयों के ऊपर कितना लगेगा, तो 20 को 2500 से गुणा करें। प्रति इकाई में तो 20 रुपया ही आ जाएगा, और 2500 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000 रुपया। जोड़ लें तो ये प्राइम कॉस्ट, इसको शॉर्टकट में मैं पीसी लिख रहा हूं, प्राइम कॉस्ट। इसका योग कर लें 8,90,000, और इसी प्रकार से इधर भी योग कर लें तो 356 रुपया प्राइम कॉस्ट आ गई। 356 रुपया और 8,90,000 रुपया। इसके बाद में आप प्रश्न में प्राइम कॉस्ट के बाद में वर्क्स ओवरहेड इसमें ऐड करें। वर्क्स ओवरहेड प्रश्न में यहां पर दे रखे हैं 70,000 रुपया एक बार, 500 इकाइयों के लिए दूसरी बार। इसका 50% है वो परिवर्तनशील है, तो पहले परिवर्तनशील को अलग कर लें, वेरिएबल को अलग कर लें। 70,000 का 50% कर दें, तो ये हो जाएगा वेरिएबल। जब अपन फिक्स में लिखेंगे तो वो भी 70,000 का 50% हो जाएगा। ये उत्पादन के अनुपात में परिवर्तित होते हैं। तो उत्पादन कितना था पहले 500 का, तो पर यूनिट की कैलकुलेशन कितनी हो गई, 35,000 में 500 का भाग दे दें तो ये वेरिएबल कॉस्ट वर्क्स ओवरहेड की आ जाएगी 70 रुपया प्रति इकाई, और इसको गुणा कर ले 2,500 से। 70 रुपया प्रति इकाई वेरिएबल कॉस्ट, और 2,500 से गुणा कर ले तो 1,75,000 रुपया। उसके बाद में फिक्स्ड भाग कितना है वो निकाले, तो 50% अगर वेरिएबल था तो रिमेनिंग 50% इस 70,000 का वो होगा फिक्स्ड। एक बात तो ये हो गई। और फिक्स्ड में अगर प्रश्न में आगे और कोई सूचना नहीं कही गई है तो ये जो 35,000 रुपए आ रहा है, ये 35,000 रुपए यहां पर आ जाएगा। उत्पादन कम या ज्यादा होने का फर्क इस पे नहीं पड़ता है स्थायी व्ययों के ऊपर। तो ये 35,000 रुपया यहां पर, लेकिन प्रश्न में एक सूचना दे रखी है कि स्थायी कारखाना उपरी व्यय 30,000 से बढ़ेंगे, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा अपने को इंक्रीज 30,000 रुपया। तो ये हो जाएंगे 65,000 रुपया। 65,000 रुपये में 2,500 इकाइयों के लिए है,
तो 1 इकाई के लिए कितना होगा, तो 65 में 2500 का अगर हम भाग दे दें तो ये हो जाएगा 26 रुपया प्रति इकाई। इस प्रकार से योग कर लें तो ये वर्क्स कॉस्ट WOH लिख रहा हूं मैं इसको, इसी को कारखाना लागत या फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। योग कर लें इनका। ₹11,30,000 और 452 रुपए प्रति इकाई। इसमें हम जोड़ दें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड नेचर वाइज ये स्थिर होते हैं। अगर प्रश्न में कोई सूचना नहीं होता, ये 28,000 रुपए 500 इकाइयों पर और 2500 इकाइयों के ऊपर भी 28,000 रुपए रह जाएंगे। लेकिन प्रश्न में सूचना दे रखी है अपने को कि कार्यालय उपरिव्यय में 25% की वृद्धि होगी। कार्यालय उपरिव्यय में 25% की वृद्धि होगी। तो कार्यालय उपरिव्यय कुल मिला के हैं 28,000 रुपया। ये उत्पादन के अनुपात में नहीं बदलेंगे, स्थायी है इसलिए। और इसमें सीधा इंक्रीज करें, ऐड इंक्रीज, और 25% की वृद्धि होगी तो इसमें इसका 25% को ऐड कर दें। 28,000 का 25%, 28, 7,000, तो ये योग हो जाएगा 35,000 रुपया। 35,000 रुपया 2500 इकाइयों के लिए हुआ। तो 1 इकाई के लिए कितना होगा, इसमें इसका भाग दे दें 2500 का, तो 14 रुपया जोड़ लें। ₹466 और इधर हम जोड़ लें तो 11,65,000 रुपया। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई, उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। इसके बाद में इसमें हम ऑफिस ओवरहेड हो गया। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यहां पर सेलिंग ओवरहेड के नाम से दे रखा है नाम, तो सेलिंग ओवरहेड इसमें ऐड कर दें। इसकी जो मूल नेचर है वो क्या है, बेची गई इकाइयों के अनुपात में ये अनुपातिक रूप से परिवर्तित होते हैं। परंतु यहां पर प्रश्न में दे रखा है कि 60% विक्रय के साथ परिवर्तित होते हैं, तो दो हिस्से अपने को इसको करने पड़ेंगे। वेरिएबल पार्ट अपने को अलग निकालना पड़ेगा। जो 60% है किसका, 32,000 रुपए का। 32,000 का 60% हम कर लें तो ये आता है 19,200 रुपया। और ये उत्पादन के अनुपात में परिवर्तित होते हैं, तो ये 500 इकाइयों के ऊपर इतना है, तो 1 इकाई का कितना होगा, इसमें अगर अपन भाग दे देते हैं 19,200 में और 2,500 से इसको गुणा कर देते हैं, फिर जो वैल्यू आया तो ये यहां पर आ जाएगा। टोटल कॉस्ट हो जाएगी सेलिंग ओवरहेड की वेरिएबल पार्ट वाली, और ये अमाउंट हो जाएगा यहां पर 96,000। 5 गुना यहां पर हो जाएगा वेरिएबल पार्ट, 32,000 का 60% और ये तो 38.2 रुपया इसकी पर यूनिट कॉस्ट हुई। ऐसे ही फिक्स ओवरहेड अगर अपन ज्ञात करें तो जो 32,000 का 60% तो वेरिएबल था, तो बाकी का 40% यहां पर फिक्स हो गया। और ये 32,000 का 40% अगर अपन कर लें तो 12,800 रुपया। और प्रश्न में कह रखा है कि स्थायी विक्रय उपरिव्यय 25% की वृद्धि, तो इसमें प्लस करें, ऐड करें, इंक्रीज 25%, 12,800 का
25% इसमें जोड़ दें, 3,200 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 16,000 रुपया। 16,000 रुपया सेलिंग ओवरहेड फिक्स्ड वाला कुल मिलाकर यहां पर हो गया। तो इसको हमने 25,000 वाले कॉलम में टोटल अमाउंट बतला दिया। और 16,000 में अगर हम 2,500 का भाग दे दें तो ये आ जाएगा 6.4। और इस प्रकार से योग कर लें, 11,65,000 में 96,000 और 16,000 दोनों को जोड़ लें तो ये 12,77,000, 12,77,000। और उसके बाद में उधर अगर अपन इन सबको जोड़ लें तो 518, 38.2, 6.4, तो ये आपके आ जाएगा टोटल आप इसको कर लीजिए तो 510 रुपया 60 पैसा 38 रुपए ये 40 पैसा है यहाँ पर। तो ये 510 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। और इसका नाम जो है वो है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मैं इसको वापस यहां पर ले रहा हूं। ये दो वैल्यूज मैं यहां से चेंज कर रहा हूं कि जो टोटल कॉस्ट आया वो 2,500 इकाइयों का आया 12,77,000 रुपया और पर यूनिट कॉस्ट आई 510 रुपया 80 पैसा। अब हमें इसमें प्रॉफिट को ऐड करना है। प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा प्रॉफिट के बारे में और ये कहा है कि न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित करके बताइए। तो जितना लाभ अभी अर्जित किया जा रहा है उतना ही लाभ हम आगे भी अर्जित करेंगे। न्यूनतम लाभ का मतलब यहाँ पर यही होता है। तो 48,000 रुपए कुल मिला के कमाया जा रहा है। जो कॉस्ट आ रही है यहाँ पर 3,20,000 की, उस पर 48,000 कमाया जा रहा है 3,20,000 की लागत पर। यहाँ पर 500 इकाइयां जब हम बना रहे हैं तब तो 100% यानी कि 100 से गुणा करें तो प्रतिशत में आ जाएगा ये 6/15%, 15% ऑफ टोटल कॉस्ट। 3,20,000 कुल लागत है, इसका 15% ये यहाँ पर प्रॉफिट है। तो यहाँ पर जो लागत है वो है 12,77,000। तो 15% ऑफ 12,77,000 इसमें आप ऐड कर दें, ये प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट को अगर आप कैलकुलेट इसमें कर लें तो 1,91,550 और एक प्रति इकाई निकालने के लिए 1,91,550 में आप भाग दे दें 2,500 का तो ये आ जाएगा 76.60। और इस प्रकार से यहां पर ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कुल मिला के 2,500 इकाइयों का सेलिंग प्राइस यहां पर पहले कॉलम में योगा आप कर लें तो 14,68,550 और उन दोनों को भी अगर आप जोड़ लें तो 587 रुपया 587.40 587 रुपया 40 पैसा यहाँ पर ये 62 पैसा हो जाएगा तो ये 42 पैसा हो जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये कॉस्ट यहाँ पर समाप्त होती है। तो न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रति इकाई 587 रुपया 42 पैसे के हिसाब से अगर तय की जाए तो टोटल रेवेन्यू इतना मिल जाएगा 2,500 इकाइयों के ऊपर और 1,91,550 रुपए का लाभ होगा। और ये लाभ की प्रतिशत वही होगी जो कि गत वर्ष में ये कंपनी कमा रही थी, लाभ का प्रतिशत। तो यहां पर भी लाभ का प्रतिशत उसी तरीके से 15% टोटल कॉस्ट के ऊपर होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट शीट बनाई जाती है। बेसिक नेचर उस प्रत्येक मद का क्या है वो हमें ध्यान रखना चाहिए और प्रश्न में दी गई सूचनाओं के आधार पर
विभिन्न हिस्सों में उसकी गणना कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।